नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में 14 बैठकें की गई, 18 बिल पर चर्चा की गई, 61 घंटे 50 मिनट काम किया गया। उत्पादकता 74% रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल किए गए पेश। तीनों बिल लोकसभा से पहले ही हो चुके थे पास। राज्यसभा में कल टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 हुआ पास। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा कि हमें कुछ अहम सबूत मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा निमंत्रण। 24 भाषाओं दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया जाएगा ये पुरस्कार। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह। पिछली बॉडी में संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता शोराण को हराया है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संन्यास लेने के अपने फैसले का ऐलान किया है। मायावती ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि बसपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया। योगी सरकार की नई आबकारी नीति को एक्साइज कमिश्नर ने किया स्पष्ट। राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए हैं कई उपाय, फिर भी नहीं बढ़ेंगी शराब की कीमतें, बढ़ेगा आबकारी का राजस्व। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे को लेकर कल फैसला नहीं आया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने ये फैसला लिया है। शिखर पानपासाला की कानपुर की टीपी नगर यूनिट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई 15 से 20 सदस्यीय टीम ने जीएसटी चोरी की कई सूचनाओं पर की छापेमारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार। घबराए नहीं, नया वेरिएंट है काबू में। देश से राम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा रामलला के दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे 1000 विशेष ट्रेनिंग चलाएगा। 19 जनवरी से अयोध्या के लिए ट्रेनें रवाना होंगी और 100 दिनों तक संचालन जारी रहेगा। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसे भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। रायबरेली में प्रसाद खाकर 72 लोग हुए बीमार। खाद्य विभाग की टीम ने सामग्री का सैंपल लिया। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। पंचामृत बनाने के लिए कई लोगों से ली गई थी सामग्री। डीजीसीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगाया। दवाओं को लेबल किए जाने का आदेश दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ प्रदान किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल राजधानी लखनऊ की गोमती नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों को शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों को विविध योजनाओं की जानकारी दी गई। शीतलहर के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में कंबल खरीदने के लिए योगी सरकार ने दिए आदेश। 72 जिलों ने कंबल क्रय की प्रक्रिया पूरी की। 3 जिलों में खरीद न होने से डीएम से मांगा गया जवाब।
और गाजीपुर में गैंगरेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 5 मार्च 2023 को हुआ था नाबालिग से गैंगरेप। सैदपुर थाना क्षेत्र का था मामला। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। लोकसभा में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इसके साथ ही ये दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गए। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की समिति की सिफारिश पर होगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों के नाम देगी। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही ये बिल लेकर के आपके माध्यम से हम सदन में उपस्थित हुए हैं, इस महान सदन के समक्ष। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये बिल लेकर के आए हैं। जो 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। नया कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लेगा। नए कानून में स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन को लेकर नीति बनाई गई है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया गया है और उपभोक्ता के हितों पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए डिजिटल भारत निधि का जारी रखने का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। राइट ऑफ वे अप्रूवल अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या थी, जिसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज 85% टावर के अप्रूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। एंटर का बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे और टावर की परमिशन मिल जाती है। एवरेज जो 230 दिन लगते थे आज मात्र 10 दिन लगते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं जिसके कारण आज टेलीकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है। इसके बाद राज्यसभा ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए लाए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्षी विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित हो गया है। और इस विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक गुलामी का मानसिकता को खत्म करने वाला विधेयक है। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें। यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बस वहीं रुक पाएगा या एंट्री कर सकेगा जिसके पास ड्यूटी पास या श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र होगा।
और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अयोध्या हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास, जो कि और जानकारी देंगे। आशुतोष, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अयोध्या के चारों तरफ जितने शहर हैं वहां होटलों में पहले से ही उस दिन की बुकिंग पूरी है और जो सामान्य किराया है उससे कई गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है। प्रशासन का ये जो निर्णय है काफी सराहनीय बताया जा रहा है। इससे अयोध्या आने वाले लोगों को कितनी राहत मिलेगी और इन पर मॉनिटरिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? आशुतोष जी। देखिए पूजा, जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, निश्चित रूप से अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख जो है एक चुनौतीपूर्ण तारीख है। उसके पहले से ही यहाँ पर जिस तरह से राम भक्तों का पूरे देश में उत्साह है, उस उत्साह के साथ आयोजन का जो विशाल कार्य रूप है वो कहीं न कहीं से प्रशासन के सामने एक चुनौती के रूप में है, जहां पर हर स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अयोध्या जैसी जगह पर जो अभी तक अविकसित थी, जहां पर सुविधाएं कम थी, रुकने का स्थान कम थे, पेयजल कम थे, शौचालय कम थे, एक धार्मिक नगरी जैसी की मान्यता है, उस मान्यता के अनुरूप इस अयोध्या का विस्तार और विकास नहीं हुआ था। उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना अस्थायी अस्थायी दोनों तौर पर प्रशासन के सामने चुनौती है और इस चुनौती को प्रशासन ने लिया है। तेजी से पूरे अयोध्या भर में काम चल रहा है। कुछ काम जो है 22 तारीख तक पूरे किए जाने के लक्ष्य हैं, कुछ आगे आने वाले वक्त चलिए आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी के सिद्धौर मंडल के बंभोरा लोधी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी यात्रा है। इसमें गरीब, किसान और नौजवानों के कल्याण की सभी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जिन तक अभी योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हैट्रिक लगाने और विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को चूर चूर करने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। विकसित भारत मेरा संकल्प यात्रा ये मोदी की गारंटी यात्रा है। इसमें गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है जिसमें लोग अपनी समस्याएं यहाँ नोट करा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिन गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें मिल चुका है, उनको बधाई है। जो बचे हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। यह मोदी जी का वादा है और मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। 2024 में हैट्रिक भी मारेंगे और 2024 में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अर्थात जो 80 लोकसभा सीटें, सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और घमंडिया गठबंधन का घमंड जनता चूर चूर कर देगी। हमने ब्लॉक में भी हमसे बात की कि सर हम लोग शहद का उत्पादन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर फील्ड वर्क का काम करते थे तो कई ब्लॉकों में जाकर देखा तो वहाँ शहद का उत्पादन हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि शहद का उत्पादन करेंगे। तो हमारे बीएमएम से बात की तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग शहद का उत्पादन करते हैं तो आप, फिर उन्होंने एक मीटिंग करी निमित सर के द्वारा, वो हमारे यहाँ वो हमको बताया, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, उनका सहयोग भी रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग एक संगठित होकर कई महिलाओं मिलके वो जो है क्लस्टर बनाइए, उसी के द्वारा आप लोग जो है हनी का काम शुरू करिए। तो हम लोगों ने फिर अपने क्लस्टर में कम से कम 250 महिलाओं को इकट्ठा करके उनके समूहों से CIF का पैसा भी ट्रांसफर करवाए। फिर हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का निर्माण किया। उसी के तहत सर हम लोग लगभग 300 डिब्बे हैं हमारे यहाँ जो उदौली गणेशपुर में रखे हुए हैं
इन्हीं में सर हम देख रेख करते हैं, इन्हीं द्वारा हम लोग शहद का काम करते हैं सर। एक बार शहद अभी मिला है थोड़ा बहुत और अगले हफ्ते निकलने वाला है। जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों में से एक रथ कल जनपद के ग्राम ढिलावल ब्लॉक बड़पुर पहुंचा, जिसका बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जिनसे ग्रामीण तरह तरह की जानकारी लेते देखे गए। विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर काफी भीड़ रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के महामंत्री अजीत पांडे ने लोगों को केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश को विकसित करने के प्रयास करने की शपथ दिलाई गई। धुआं मेरे आँखें और खराब हो जाती रहा। अब धुआं थी आँखें तो बची, अब मिलती रहा गीले अब गीले तो ना खाली खाना बनाती रहा। शौचालय मिलो उससे क्या लाभ है? वहाँ से वैसे ठंडन में खेत में जाओ, अब ठौरे लैटरिन कर लियो, इतनी फायदा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो 2000 रुपए हमें हर 4 महीने मिलते हैं, उससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हो, हमें खाद की जरूरत अब बिल्कुल जरूरी अभी चाहिए, हमारे पड़ा पैसे आ गए तो हमको पैसे निकाले थे, खाद बीज जो जरूरत पड़ती है उसमें, और कभी पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो उसमें भी सहयोग मिल जाता है। इससे बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे महिलाओं की समस्या हो, सारी समस्याओं को मोदी जी की सरकार ने अपनी समस्या मान के उन्होंने अधिकारियों को, पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि आप घर घर जाइए और सरकार की नीतियों को बताइए, और सरकार की जो योजनाओं का है वो 77 जो मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी का पालन होना चाहिए। इसलिए हम लोग विकसित यात्रा के तहत आज ग्राम सभा ढिलावल विकासखंड में आए हुए हैं। आइए देखते हैं काशी तमिल संगम से जुड़ी खबरें। यमुना समूह के सदस्यों के लिए नमो घाट पर ही संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काशी के कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया तो वहीं तमिलनाडु के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने बताया कि उनके लिए काशी तमिल संगम कितना उपयोगी साबित हो रहा है। इसी कार्यक्रम को गुजरात से आए एक परिवार ने भी देखा, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री विश्व में देश का नाम बढ़ा रहे हैं। नमो घाट का नजारा ही ऐसा होता है कि जो पर्यटक काशी आते हैं वो नमो घाट घूमने जरूर आते हैं। ऐसा ही एक परिवार गुजरात से आया हुआ है और चूंकि यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में इनकी सोच है और उसी सोच के, उन्हीं की सोच की वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का कल्चरल प्रोग्राम नमो घाट पे हो रहा है। आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम? कैसा लगा और क्या कहेंगी? It was so amazing experience. Although our PM sir is doing very great, like I'm nobody to tell him what to do, but he's doing an amazing job. I'm really surprised by this. Actually, this was amazing. I saw that the art, the culture, and everybody is praising him, and I think he's amazing. And especially this, the mixture of people and everybody is amazing. I saw the cultural dance and singing. Everybody was live. That was amazing part, and the people are enjoying it. This is a new concept, and I really appreciated it. I really enjoyed a lot. हमको यहाँ का कॉन्सेप्ट जो अभी है वो बहुत ही अच्छा लगा और हमको ऐसा फील होता है कि हम यहाँ बार बार आए।
जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का के लिए जो डेवलपमेंट किया है वो बहुत ही बढ़िया है और हम सोचते हैं कि ये ऐसा करते ही रहे, जैसे हम लोग आते ही रहे। यहाँ आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा और नमो घाट पे ये जो कल्चरल प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम होने बार बार होने चाहिए। थैंक यू। ये गुजरात से आया हुआ परिवार है। काशी तमिल संगमम के कल्चरल प्रोग्राम को देखकर ये कितना प्रेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो केवल काशी तमिल संगमम नहीं बल्कि गुजरात और अन्य प्रदेशों को भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। इनका कहना है, चूंकि ये कनाडा में रहती हैं, तो ये भा रहा है पूरे विश्व को। इस तरह की जो कार्यक्रम है जो चल रहा है वो पूरे विश्व को भा रहा है, यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की सोच। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं वाराणसी अपने संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के पास। हरिकेश, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि देश के कोने कोने से पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं। अभी एक सरकारी आंकड़ा आया था कि पिछले 2 सालों में 14 करोड़ से अधिक पर्यटक वाराणसी आ चुके हैं। आपके पास क्या कुछ आंकड़े हैं जिससे हमारे दर्शकों को बता सके कि कितने पर्यटक स्वदेशी हैं और कितने विदेशी हैं? हरिकेश जी। देखिए पूजा, अभी तो काशी तमिल संगमम चल रहा है और इसमें तमिलनाडु से बहुत से ग्रुप्स आएंगे, लगभग 7 ग्रुप। तीसरा ग्रुप कल आया जो प्रोफेशनल्स का था और कल काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद काल भैरव गए और आज सुबह जो उनका प्रोग्राम रहा वो हनुमान घाट पर गए, जहां पे तमिलनाडु के लोगों की एक पूरा मोहल्ला ही है। यह वह मोहल्ला है जहां पर कांची मठ है, सुब्रमण्यम भारती जी का आवास है, वह आवास जहां सुब्रमण्यम भारती जी ने काशी में अपना आवास बनाया था। तमिल मूल के लोग रहते हैं और आपको मैं बताऊं कि काशी तमिल संगमम के तो लोग आ ही रहे हैं, लगातार साल भर तमिलनाडु और देश के दूसरे प्रांतों से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि देसी और विदेशी तो स्वाभाविक सी बात है। इन 2 सालों में जो बढ़ोतरी हुई, आपने बताया जैसा कि बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और उसके बाद इजाफा हुआ। जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा के मानने वाले हैं, जिनकी श्रद्धा है, वो तो बाबा के मानने वाले देश में भी हैं और विदेश में भी हैं। तो और विदेशी पर्यटक भी आते हैं काशी में संस्कृति को जानने के लिए, संगीत को जानने के लिए, शिक्षा को समझने के लिए, अध्यात्म और योग के लिए। तो जो काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार अध्यात्म की बात अगर आप करें तो पिछले दौरे में वो योग और अध्यात्म की बात करेंगे, स्वर्ग मंदिर में गए, वहां पर इसका चर्चा किया, जिक्र किया। काशी तमिल संगमम की शुरुआत में ही नमो घाट से जब शुरुआत की है तो उन्होंने तमिल की जो संस्कृति है, जो थाती है, जो विरासत है, उसकी बात की। और आज मैं जब हनुमान घाट मोहल्ले में था तो वहां पे गुजरात का एक परिवार आया हुआ था। वो लोग, इससे जानकारी उनको नहीं थी कि काशी तमिल संगमम चल रहा है, लेकिन जब उस गली में उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को देखा और जाना तो फिर हमसे चर्चा की कि इस तरह का जो चल रहा है ये कितना बढ़िया है कि पूरे भारत को जोड़ने का काम है। ये प्रधानमंत्री कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो पूजा, यह जो है, चाहे विदेश से हो चाहे देश से हो, बाबा के जो भक्त हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और विदेशी पर्यटक यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ का जो विरासत है उसको जानने और समझने के लिए तो आते ही हैं। कुछ तो विदेशी ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर रच बस गए हैं योग के लिए। चलिए हरिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में खेल का सम्मान बनाने के लिए प्रसिद्ध खेल नगरी मेरठ से बड़ी खुशखबरी आई है। मेरठ की बल्लेबाज समीर रिजवी को IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। जैसे ही ये खुशखबरी सुर्खियां बनी, वैसे ही लाल कुर्ती में समीर रिजवी के घर जश्न मनाने लगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि समीर रिजवी को बेस प्राइस से 44 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया है। 8 करोड़ 40 लाख में बिकने के साथ ही समीर रिजवी अनकैप्ड प्लेयर की टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि समीर रिजवी ने T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे और 9 पारियों में 2 तूफानी शतकों की मदद से 455 रन बनाए थे। जी काफी मेहनत लगी है, मेरे मामा ने मेरे पे काफी मेहनत की है, तो उसी चीज का आज फल मिला है, तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने मामा को देना चाहूँगा। मैं चाहूंगा कि मैं आईपीएल में अगर मौका मिला अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और इंडिया के लिए खेलूँ। जी बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। मेरे तो बस यही आरज़ू थी कि चाहे एक बार कोई ले ले, लेकिन ले ले बस, और बाकी पैसे का कोई वो नहीं थी कि पैसा तो एक हाथ का महीना आना जाना है, इंसान की जिंदगी है तो आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत एक अलग चीज होती है और ये मेरे बच्चे की इज्जत का मुकाम था क्योंकि 2 बार उसका पहले हो नहीं पाया था, इसलिए वो मायूस हो जाता है। अच्छा। इसलिए मुझे ये बुरा लगता है। इतना प्राउड महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बस यकीन नहीं हो रहा कि समीर का आईपीएल में नंबर आ गया, वो भी मेरी फेवरेट टीम सीएसके। समीर बचपन से ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर था, 5-6 साल से वो ग्राउंड जाता है, तो बचपन से ही लगता था, मैं नहीं और भी कोई देखता था तो बोलता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और आज वो दिन भी आया, आईपीएल में उसका सिलेक्शन हुआ है चेन्नई सुपर किंग में, तो यही है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता ही है और बहुत जल्दी आपको इंडिया टीम में जरूर दिखाई देगा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड की घोषणा होने पर उनके गृह जिले अमरोहा में खुशी की लहर दौड़ गई। अमरोहा सहित उनके गांव सहसपुर अलीनगर में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमी ने इस बार के विश्व कप में बेहद सराहनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने अपनी लगन और मेहनत से न केवल अपने जिले अमरोहा बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन किया है। उनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना जाना सही समय पर सही निर्णय है। ये बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने हमारे अमरोहा के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। इसमें शक नहीं कि मोहम्मद शमी ने अपना करियर बनाने में और क्रिकेट को चरम सीमा पर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, दिन रात मेहनत की है। मैं मोहम्मद शमी और उनके परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और भारत सरकार और विशेष रूप से खेल मंत्रालय का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे अमरोहा के गौरव और देश का भविष्य क्रिकेट के लिए जो उन्होंने योगदान किया है, उनको इस अवार्ड के लिए चुना। बाराबंकी जिले में पिछले कई दिन से पड़ रही ठंड और शीतलहर ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ठंड के कारण लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिले में ठंड के कारण ज्यादातर सांस के मरीज, खांसी, जुकाम, सर दर्द, आंखों में दर्द व नसों में जकड़न, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक रोग जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आवश्यक दवाओं से लेकर चिकित्सकों द्वारा लगातार लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने लोगों से ठंडी चीजों का इस्तेमाल न करें, बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने में परहेज करें। सर्दियों के साथ में जिनको डिप्रेशन की समस्या है वो गंभीर हो जाती है। किसी में अगर पहले से डिप्रेशन है तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। बहुत बारी सर्दियों के साथ ही ये बीमारी पहली बार शुरू होती है। तो अगर किसी को पहले से रही है और अचानक से मन उदास होना शुरू हो गया है, काम में मन लगना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर के पास आना चाहिए। अगर किसी को पहले से डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में बैठने में मन नहीं लग रहा है, काम में उतना मन नहीं लग पा रहा है, मन उदास रह रहा है, ऐसे लोगों को भी तुरंत ही डॉक्टर के पास आकर के परामर्श लेना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठंड बढ़ने के साथ साथ कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं,
उनमें बीमारियां प्रेसिपिटेट कर जाती हैं ठंडक बढ़ने से। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी श्वसन से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी वो भी ठंडक बढ़ने के साथ साथ प्रेसिपिटेट होती हैं, यानी उनका असर ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसे रोगी जो कि कार्डियक बीमारियों से ग्रसित हैं, सांस के रोगी जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए यही सलाह है कि वो ज़्यादा ठंडक में, जैसे कि सवेरे शाम टहलते हैं, वो ज़्यादा ठंडक में घूमने के लिए ना निकलें, और यदि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम अपने शरीर को इतना ढक करके जाएं कि जिससे कि उनका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे और उनको इस तरह की सांस से संबंधित या हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या प्रेसिपिटेट ना हो, यानी एग्रीवेट ना हो। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।